हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पदार्थों का चक्रण। क्या जानेंगे? पदार्थों का चक्रण। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था पिरामिड के बारे में। किसके बारे में बताया था? पिरामिड के बारे में हमने बताया था। पिरामिड में मैंने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा जो होगा वो उत्पादक श्रेणी वाला था और सबसे कम उच्चतम श्रेणी वाला था। ये बातें कल हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अब जानना यह है कि एक पारिस्थितिक तंत्र को बनाने के लिए, अगर एक पारिस्थितिक तंत्र है तो इसको बनाने में बहुत सारे आपके पदार्थों का योगदान है। इसमें जैविक और अजैविक दोनों घटकों का योगदान है। जैविक भी जरूरी है इसमें और इसके लिए अजैविक भी जरूरी है। लेकिन बात यह समझनी है हमें आज कि आपको क्या यह एक ही चक्र में चलता है, एक ही दिशा में चलता है? क्या इनका चक्रण होता है कि नहीं होता है? मतलब क्या कि अगर एक जीव से बनना शुरू हुआ, यह जीव मान लीजिए यह पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा धरती से क्या ले लिया भाई? तो धरती से आपके खनिज लवण ले लिए। धरती से क्या ले लिए? खनिज लवण लिए, खनिज लवण। और वायुमंडल से क्या ले लिया? CO2 ले लिया। खनिज लवण और CO2 ये जब ले लिया तो क्या यह खनिज लवण और CO2 लेने के बाद, अगर ये खनिज लवण भी ले लिया, जल भी ले लिया, CO2 भी ले लिया, सूर्य का प्रकाश भी ले लिया, तो क्या यह लेने के बाद यह जब आपकी सबसे उच्चतम श्रेणी तक जाएगा, उच्चतम श्रेणी तक जाएगा, तो फिर पौधों के विकास के लिए क्या फिर पुनः उच्चतम श्रेणी से कुछ मटेरियल है जो फिर पेड़ पौधों को मदद करेगी? मतलब क्या एक सर्कल बनेगा, क्या एक चक्र बनेगा क्या कि अगर कहानी पेड़ पौधे से शुरू हुई तो पुनः कहानी पेड़ पौधे पर आ जाएगी? क्या क्या एक सर्कल पूरा कंप्लीट एक गोला बनेगा क्या? इसके बारे में जानना है कि यह सर्कल बनकर तैयार होगा क्या? यह सर्कल बनकर पूरा तैयार होगा क्या? क्या एक पौधा से जहां पे पारिस्थितिकी तंत्र शुरू होती है, क्या यह बढ़ते 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 पुनः यह पेड़ पौधे पे आके टिकेगी क्या? इसके बारे में हमें जानकारी आज की क्लास में लेनी है। मतलब क्या? आज हमें जानना है पदार्थों का चक्रण। क्या जानना है टॉपिक आज? पदार्थों का, पदार्थों का चक्रण। पदार्थों का चक्रण। अब जरा देखते हैं कि पदार्थों का चक्रण होता कैसे है, या पदार्थों के चक्रण के बारे में हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी। और पदार्थों का चक्रण होता कैसे है जरा वो समझिए। ठीक है, जैसे मैंने एक पेड़ पौधे की एग्जाम्पल से शुरू करेंगे क्योंकि उत्पादक सबसे न्यूनतम है। सबसे छोटी श्रेणी कौन है? आपकी पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे से ही कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पदार्थों की चक्रण की कहानी कहां से शुरू होगी? तो पेड़ पौधों से शुरू होगी। जरा ध्यान से समझिएगा कि सबसे छोटी जो हो गई वह पौधा हो गया। और पौधा का मतलब क्या हो गया? ये श्रेणी उत्पादक श्रेणी है। कौन श्रेणी है? उत्पादक श्रेणी या उत्पादक पोषी स्तर, यही है ना जी। या उत्पादक पोषी स्तर के लिए क्या क्या चाहिए भाई? तो इस उत्पादक पोषी स्तर के लिए हमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, हमें खनिज लवण चाहिए, खनिज लवण चाहिए, हमें पोषक तत्व चाहिए, यही चाहिए ना हमें। तो ये जितने भी चीज हमें चाहिए हमने इनको दिया पेड़ पौधे को। तो यह इसी से स्टार्ट हुआ, इसी पदार्थ से यह पेड़ पौधा बनेगा। क्या? खनिज लवण, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की प्रकाश। अगर इन सभी की अवेलेबिलिटी नहीं हो, अगर यह उपलब्ध नहीं हो, तो क्या पौधे अपना भोजन बना पाएंगे? क्या पौधे जीवित रहेंगे? तो हम लोग कहेंगे सीधे शब्दों में कि पौधों को जीवित रहने का कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि इन सभी चीजों से ही पौधे बनकर तैयार होते हैं। तो ये सभी चीज चाहिए। मतलब एक कहानी शुरू होती है खनिज लवण, पोषक तत्व, छोटे छोटे अकार्बनिक पदार्थों से। ठीक है,
अब ये छोटे छोटे जो अकार्बनिक पदार्थ है, इनसे पौधे का विकास हुआ। पौधे के विकास के सहारे अगली श्रेणी इनकी शुरू होती है, वह शाकाहारी श्रेणी को मिलती है। शाकाहारी श्रेणी को मिलती है। शाकाहारी से यह श्रेणी आगे बढ़ती है तो मांसाहारी श्रेणी को मिलती है। मांसाहारी श्रेणी से यही आगे जब बढ़ेगी तो इसी की उच्चतम श्रेणी हमें प्राप्त होती है। उच्चतम श्रेणी प्राप्त होती है, राइट। अब जरा गौर कीजिए कि उच्चतम श्रेणी पौधे से शुरू हुई तो यह उच्चतम श्रेणी किनसे बनकर आई? तो सीधे शब्दों में कहे तो इसकी स्टार्टअप खनिज, लवण, पोषक तत्व, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से हुआ। इसी के ऊर्जा के कारण ये ऊर्जा का स्तर कहां पहुंच गया? उच्चतम श्रेणी में। अब उच्चतम श्रेणी का किसी कारणवश या आयु पूरा होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनका शरीर अवशेष बचेगा। यह शरीर अवशेष अलग अलग सूक्ष्मजीव इन पे अपने काम में लग जाएंगे। सूक्ष्मजीव अपना भोजन प्राप्त करना शुरू करेंगे और यह मृत जो शरीर है, इस मृत शरीर को अपघटन की क्रिया होगी सूक्ष्मजीवों के द्वारा, और सब अपघटन होगा मृत शरीर का तो ये टूटेगा और टूटने के बाद विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व यह क्या करेगा? जमीन को प्रदान करेगा। अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर के अपघटन से प्राप्त हो जाएंगे। बताइए, यह पूरी की पूरी अगर देखें हम सीक्वेंस तो पूरी की पूरी एक सर्कल बन के तैयार हो रही है। जो आपकी पोषक तत्व से यह कहानी शुरू हुई थी, वह पोषक तत्व की कहानी फिर से यह पूरी घूमती हुई उसी पोषक तत्व पे आके खत्म होती है। तो बताइए पूरा का पूरा सर्कल हुआ कि नहीं? और ये सर्कल जो पूरा होता है इसी को हम कहते हैं पदार्थों का चक्रण। क्या कहते हैं इसे? पदार्थों का चक्रण। अर्थात कि इसमें पदार्थ चक्रित होते हैं, मतलब घूमते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये क्या हो जाता है? पदार्थ की पूरा यानी पूरी तरह से चक्रण की क्रिया यहाँ पर होती है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये था पदार्थों का चक्रण। अब पदार्थों का जब चक्रण होगा तो कंफर्म है कि पदार्थ के सीक्वेंस में कभी कमी नहीं आएगी। अर्थात जितने पोषक तत्व, जितने मृत शरीर होंगे, जितने भी उपयुक्त पोषक तत्व धरती को चाहिए, ये सारे पोषक तत्व मिलेंगे। फिर पौधा तेजी से विकास करेगा। जितना ज्यादा पौधा उतना शाकाहारी के लिए फायदेमंद होगा। जितना ज्यादा शाकाहारी होंगे उतना मांसाहारी के लिए फायदे होंगे। जितना मांसाहारी उतना उच्चतम श्रेणी के लिए, और जितना ज्यादा उच्चतम श्रेणी वाले मृत कंडीशन में आएंगे उतना ज्यादा मृत शरीर मिलेगा, और जितना ज्यादा मृत शरीर उतना ज्यादा अपघटन की क्रिया, और जितना ज्यादा अपघटन होगा उतना ज्यादा पोषक तत्व, और जितना ज्यादा पोषक तत्व होगा उतना ज्यादा पेड़ पौधे। मतलब सभी का क्रम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसमें से एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हम इग्नोर कर दें तो यह पूरी सर्कल पूरा हो जाएगी। मतलब क्या कि पूरी की पूरी कहानी 0 से लेकर बिल्कुल 100 तक जाने तक यह पूरी की पूरी एक सर्कल बनाती है, एक सीक्वेंस बनाती है। और इसी सीक्वेंस को हम किस नाम से जानते हैं? तो पदार्थों के चक्रण के नाम से जानते हैं। क्लियर है आप लोग को? अगर पदार्थों का चक्रण क्लियर हो गया हो आपको तो इसके आगे समझेंगे हम लोग। अब थोड़ा सा जानेंगे हम लोग जैवीय और अजैवीय पदार्थों के बीच में वास्तव में कैसा पारस्परिक संबंध होता है, कैसे पारस्परिक क्रिया होती है। क्योंकि बिना क्रियाएं के, पारस्परिक क्रियाएं के, आपका जैविक और अजैविक क्रिया के बीच में अगर परस्पर रूप से अगर तालमेल नहीं बैठेगा, अगर तालमेल बैठने में, सीक्वेंस में अगर गड़बड़ी आएगी तो बताइए क्या वह पूरी तरह से एक पारिस्थितिकी तंत्र बना पाएगा? क्या? तो नहीं बना पाएगा। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए पूरी सीक्वेंस बनके कैसे तैयार होती है, अर्थात कि दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठता है, इसको जरा देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे पेड़ पौधों की, ठीक है, या किसी भी जीव की, या एक मानव की, एक इंसान की ही बात करते हैं, तो कोई भी जीव हो उस जीव शरीर की हम बात कर रहे हैं।
अब जीव शरीर है चाहे पेड़ पौधा है, अगर बाहरी रूप से वातावरण में कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो कंफर्म है कि वह जीव भी प्रभावित होगा। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, एक इंसान है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे मौसम जो है बिल्कुल ठंड की जबरदस्त मौसम चल रही है। जो टेम्परेचर देखा जा रहा है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या इसके नीचे ही है टेम्परेचर। अब इस ठंड की वजह से बताइए एक जीव शरीर के अंदर अलग अलग रूप में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? शरीर के अंदर कंपन होगा कि नहीं? शरीर में ताप की कमी होगी कि नहीं? शरीर से उष्मा बाहर निकलेगी कि नहीं? तो इस तरह से विभिन्न रूप में अगर देखा जाए तो जीव शरीर के अलग अलग रूप में यह ठंड से प्रभावित होगा। अगर उसी केस में अगर एक पौधा है, एक पौधा है और यह पौधा का सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, सेम ठंड की बात कर रहे हैं, तो पौधा पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जरा इसे देखते हैं। तो ठंड के दिनों में टेम्परेचर कम है तो पहला नंबर पौधे को कम क्या प्राप्त होगा? तो ताप की प्राप्ति कम होगी। ताप की प्राप्ति यानी ताप प्राप्त कम होगा, ठीक है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर, जब ताप कम है इसका मतलब सूर्य की प्रकाश की कमी भी यहां पर है। अर्थात क्या? सूर्य प्रकाश की कमी है यहां पर, सूर्य प्रकाश की कमी है यहां पर, ठीक है। अब सूर्य प्रकाश की ताप प्राप्त की कमी हो गई और सूर्य प्रकाश की कमी हो गई, दोनों चीजें हो गई, सूर्य प्रकाश की कमी भी हो गई। अब तीसरा नंबर अगर देखेंगे तो जब ताप कम हो गई, सूर्य प्रकाश की कमी हो गई, मतलब क्या कि जलवायु के अंदर किसी भी तरह से देखे तो कंडेंसेशन ज्यादा है, और कंडेंसेशन ज्यादा होने का मतलब है कि इसके पास आपका जो होगी CO2 का लेवल जो होगा वह हमें ज्यादा संग्रहित रूप में दिखेगा, मतलब CO2 गैसीय फॉर्म में हमें कम देखने को मिलेगा। मतलब क्या? CO2 लेवल में भी हमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि फॉग के साथ तो मिल जाएगा, तब इसी की वजह से तो कुहासा बनते हैं आपके, तो वो नहीं दिखेगा, आपका कम हो जाएगा। तो देखिए जब ताप की कमी हो गई, प्रकाश की भी कमी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में भी इफेक्ट हो गया, जब इन सभी में कम हो गए तो कंफर्म है कि इनके अंदर अब यह जब तीनों चीज इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा तो बताइए क्या पौधे अपने प्रॉपर तरीके से भोजन बना पाएंगे? क्या पौधा अपना जो होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रॉपर तरीके से कर पाएगा क्या? तो हम कहेंगे नहीं भाई, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात भोजन बनाने की क्रिया कैसे संभव है जब ये सब कम है और इन्हीं सभी के सहयोग की वजह से भोजन तैयार होती है। जब ये अवेलेबल ही नहीं है तो इनमें भोजन कैसे तैयार होगा? नहीं तैयार हो पाएगा। मतलब क्या? भोजन की कमी, भोजन की कमी मतलब इसकी जीवन की कमी, जीवन की कमी मतलब क्या? इनका विकास सीधा रूप में प्रभावित होगा। किसमें प्रभावित होगा? विकास प्रभावित होगा। अब इसी का दूसरा अलग फेज ले लेते हैं हम। अलग फेज लेने का मतलब है कि हम अगर इसी को मतलब बाह्य कारक जो है, अगर हम गर्मी का दिन ले लेते हैं, कौन सा दिन ले लेते हैं? गर्मी का दिन, जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस हो, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा, उस कंडीशन में ज्यादा ताप मिलेगी, ताप अधिक मिलेगा। ज्यादा ताप मिलने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होगी तो पानी की कमी, वाष्पो उत्सर्जन अधिक तो क्या होगी जी? इसके अंदर पानी की कमी, दो हो गए, ताप अधिक, वाष्पोत्सर्जन अधिक की अधिक। और जब ताप की मात्रा अधिक होगी मतलब इनके पास इंफ्रारेड
इंफ्रारेड जो आपकी वर्णक वाले प्रकाश है उनकी अधिकता हमें देखने को अधिक मिलेगी। तो जब ये सभी कुछ मिलेगा तो बताइए फिर इनका विकास प्रभावित होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। मतलब वह केस ठंड का हो, गर्मी का हो, बरसात का हो, किसी भी मौसम में जो प्रभाव पड़ेगा वह पेड़ पौधों या जीव जंतु पे पड़ेगा। मतलब क्या कि पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में जो आपकी तालमेल होती है जैविक और अजैविक घटकों के बीच में, वह बहुत ही आपकी क्या होती है, बहुत ही उपयोगी साबित होती है। अगर उनके बीच में संबंध में किसी भी तरह से समस्या होगी तो जीव पले होंगे, उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जीवों का विकास में प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इनके विकास को प्रभावित करने में उनका कितना बड़ा योगदान है। क्लियर है आप लोग को? तो ये आशा आपको क्लियर हो गया होगा कि पदार्थों के बीच में, अर्थात क्या, जो जीव है, जो जैवीय है, जैव घटक है, और जो अजैव घटक है, अजैव घटक है, इन दोनों के बीच में परस्पर क्रिया अच्छी है, अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी कब होगी परस्पर क्रिया? जब जैव घटक के और अजैव घटक का संतुलन बना होगा, ज्यादा तापमान, ज्यादा वृद्धि नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता हो, हर तरह की ऑक्सीजन की प्रचुरता हो, सभी का लेवल एक तरह से समान रूप से रहे। अगर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब जाके परस्पर क्रिया प्रॉपर तरीके से चलेगी। और जब ये सभी प्रॉपर तरीके से चलेगी तब एक पौधा, एक जीव प्रॉपर तरीके से अपना विकास कर पाएगा। क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या कि जैविक और अजैव घटक की परस्पर क्रिया आपकी सामान्य रूप से बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। क्लियर है आप लोग को? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, अगर ये सभी अगर क्लियर हो गया तो इन सभी के बाद एक वर्ड, एक टर्म जानना है जिसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक संतुलन। क्या कहते हैं इसे? पारिस्थितिक संतुलन। तो जब अगर इनके अंदर पदार्थों का चक्रण अच्छे तरह से होगा, जब इनके अंदर पदार्थों का चक्रण बेहतर तरीके से हो और साथ ही साथ क्या हो, इनके बीच में परस्पर क्रियाएं बेहतर चलती हो। देखिए इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है और ये वर्ड तभी समझ में आएगा जब ये सारी बातें आपको क्लियर होगी तो ही समझ में आएगा। ये वर्ड है आपका पारिस्थितिक संतुलन की। तो पारिस्थितिक संतुलन क्या है भाई? तो पारिस्थितिक संतुलन कब बनेगा, कैसे बनेगा? तो पारिस्थितिक संतुलन का मतलब क्या कि पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाना है। तो ये कब बनेगा? जब जैव और अजैव घटक के बीच क्या बना रहा है? परस्पर क्रियाएं, परस्पर क्रियाएं संतुलित हो, परस्पर क्रियाएं संतुलित हो। पहला काम, फर्स्ट नंबर, कि कोई जैव घटक है और अजैव घटक है, इनके बीच में परस्पर क्रियाएं क्या होंगी? संतुलित अवस्था में होंगी, तो जरूरी है। दूसरा अगर बात कीजिएगा तो जैव अजैव घटक के परस्पर संतुलन के अलावा और क्या जरूरी है भाई? तो पदार्थों का जो चक्रण है वो सही तरीके से हो, पदार्थों का चक्रण सही तरीके से हो, पदार्थों का चक्रण सही तरीके से हो। दो बातें हो गई। तीसरी अगर बात कीजिएगा तो पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह उपयुक्त तरीके से हो, उपयुक्त हो। तो ये सभी अगर चीजें संतुलित रूप में होगी,
सही तरीके में काम करेगी, तब जाके आपका पारिस्थितिक तंत्र जो होगा वह संतुलित माना जाएगा, तब जाके पारिस्थितिक एक संतुलन बनेगा, एक बैलेंस बनेगा। तो बैलेंस क्या कैसे बनेगा? जब इन सारे चीजों के अंदर बैलेंस होगा तब। आशा है कि ये सारी चीजें खत्म क्लियर हो गई होगी आपको कि पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है, उसके बाद जैव घटक अजैव घटक के बीच परस्पर क्रियाएं क्या होती है, और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा चीज है जो जाना हमने कि पदार्थों का चक्रण कैसे होता है। आशा फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।